आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीमारी जो शरीर में आपको दिखती है, जितने दिनों से दिखती है, क्या उतने ही दिनों की होती है या उसकी उम्र और ज़्यादा पुरानी होती है। शरीर में जब बीमारी दिखती है तो वो किस चरण में दिखती है, किस लेवल पर आती है, और क्या है बीमारी का असली कारण, जिसे हम न समझ करके बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। हम बीमारियों का कारण इधर उधर में खोजते रहते हैं और समस्या है कि वो कारण के अभाव में धीरे 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 गंभीर हो जाती है। तो आज इन्हीं सारे रहस्यों का मैं करूंगी उद्घाटन एक नए लेवल से, जिसे सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य भी होगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं हमेशा इस तरीके की चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। छोटी मोटी बीमारियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक एक दो दो, और समस्या गंभीर हो तो अवेयर भी कर देती हूँ। आज रोगों का कारण बताऊंगी आपको। और जब बीमारी बहुत ही मल्टीपल होती हैं, अवेयरनेस से कुछ नहीं हो सकता या एक पॉइंट दो पॉइंट से नहीं हो सकता, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ, जिसमें बीमारी के कारणों को समझ करके, जान करके, लक्षणों को देख करके, बाकी पैरामीटर डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह देख करके मैं करती हूँ रोगी का उपचार, वो भी ऑनलाइन। घर बैठे आपको हमारी टीम पूरा ट्रेंड करती है। तो अगर इस तरीके की कोई बीमारी से आप परेशान हैं और इलाज चाहते हैं एक्यूप्रेशर से, तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम लिख करके या रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो भेज करके अपॉइंटमेंट ले करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। फिलहाल आज अभी मैं बात कर रही हूँ कि बीमारी शरीर में जो आती है, इसके मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक तो एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट बताया है। क्यों? क्योंकि एक्यूप्रेशर में खुद की प्रैक्टिस ही मेरी हो चुकी है 30 साल की। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे आते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो भाषा समझते हैं, तो मैं उस भाषा में आपको भी समझा देती हूँ कि एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपको मेडिकल कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ कि देखो ये पॉइंट है तो ये ब्रेन के इस पार्ट में काम करेगा, ऐसे करेगा। लेकिन एक रूप मेरा योगा वाला भी है, मैंने मास्टर्स कर रखा है योगा में। तो आज मैं आपको यौगिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी कि बीमारी हमारे शरीर के तल पर बाहर, कोई भी चीज़ जब भीतर होती है तो नहीं दिखती ना। आप दूध गर्म कर रहे हैं, दूध बाहर तब दिखेगा जब अंदर पूरा फुल हो जाएगा, फिर बाहर छलक जाएगा तो आप देखेंगे कि दूध गिर गया, बाहर आ गया। ऐसे ही जो बीमारी आपको दिख रही है वो भी उसी दूध की तरह ही इसका उफान है। बाकी तो अंदर घटनाएं चल रही हैं, उथल पुथल दूध में जैसे होता रहता है, वो उथल पुथल तो हमारे भीतर चल रहा। कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, क्या है यौगिक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे यौगिक शास्त्रों में बीमारियों का वर्णन है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान योग का, जिसमें ब्रह्म आदि की भी चर्चा है, ज्ञान योग की चर्चा है। उसका नाम है योग वासिष्ठ। ये योग वासिष्ठ श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच का संवाद है। कैसा संवाद है? ज्ञान पर, तत्व ज्ञान के लिए ये आपस में चर्चा है। और इसे लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। एक दो नहीं, इसमें पूरे 12 भाषाओं में, इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट ये बुक है कि 12 भाषाओं में इस पर हो चुका है अब तक अनुवाद। और इसमें कुल श्लोक कितने हैं? 32,000। और चैप्टर हैं इसमें कुल 6। तो जिसका पहला चैप्टर है वो शुरू होता है वैराग्य प्रकरण से। इसमें चैप्टर को प्रकरण बोला गया है। तो पहला जो चैप्टर है वो है वैराग्य प्रकरण। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु प्रकरण, मोक्ष का जो इच्छुक है, जो मोक्ष पाना चाहता है, जो कैवल्य पाना चाहता है, अपवर्ग पाना चाहता है, उसके लिए क्या करे। तो पहला वैराग्य, वैराग्य में श्री राम जी को वैराग्य हो चुका होता है संसार से, तो उनसे प्रश्न करते हैं कि ये संसार में ये क्या है, वो क्या है, ये क्या होता, वो क्या होता है। तो उसका वर्णन करते हैं वशिष्ठ मुनि जी।
और दूसरे मुमुक्ष प्रकरण में वो बताते हैं पुरुषार्थ के बारे में, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है, मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन कौन से होते हैं, क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होती है। मुमुक्ष प्रकरण के बाद तीसरा जो प्रकरण है वो है उत्पत्ति प्रकरण। चौथा प्रकरण आता है स्थिति प्रकरण, फिर आता है आपका उपशम प्रकरण, और फिर छठा आता है आपका निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के 2 डिवीजन हैं, एक है पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ, और एक सेकेंड हाफ उत्तरार्ध। तो जो ये आपका छठा वाला प्रकरण है, इसमें मौन वगैरह के बारे में आखिरी है, सारा कुछ पहले बताया जा चुका। तो अब यहाँ क्या बताया जाएगा, यहाँ बताया जाएगा आपको कि मौन क्या है, मौन कितने प्रकार का होता है, और इस मौन से आप क्या क्या पा सकते हैं, मौन के लाभ क्या हैं। और इसके अलावा बताया गया आदि व्याधि प्रकरण। पहली बार आप ऐसा सुनेंगे, व्याधियों के बारे में सुना होगा कि बीमारियां ये, बीमारियां वो, बीमारियां ऐसी, बीमारियां वैसी, लेकिन यहाँ आदि व्याधि मिलता है। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और साथ में योग की अवस्थाएं हैं, ज्ञान की अवस्थाएं हैं, अज्ञान की अवस्थाएं हैं, ऐसे बहुत लंबा है, 32,000 श्लोक है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसमें कितनी गहराई होगी। तो वहाँ से ही आज मैं ये लेकर आई हूँ आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा, और कमेंट करते चलिएगा कि ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये कितनी आपको तार्किक लगती है, कितनी ज़्यादा आपको ये वैलिड लगती है। और फिर आपको लगेगा कि देखो, ये कारण अगर हमें पहले पता होता तो हम तो कब के ठीक हो गए होते, हम इतने बीमार होते ही ना। तो इसी को बताने जा रहे हो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये चैनल, अगर उन्हें इस तरीके के कंटेंट पसंद हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल एक क्लिक करना है, हो गया सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, ज्ञान उल्टा आपको मिलेगा। तो ये आप चाहें तो आप सब्सक्राइब करके और ऑल का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो जो इसका 7वां चरण है आदि व्याधि का प्रकरण, तो आदि क्या है, व्याधि क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आदि व्याधि कहा जाता है। तो आदि होती है मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम। मेंटल का मतलब मेंटल, माइंड, ब्रेन नहीं कि ब्रेन में ट्यूमर या ब्रेन में कुछ, वो नहीं, माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी वो आती आदि के अंतर्गत। और व्याधि जो होती हैं वो होती हैं शरीर से रिलेटेड, सोमैटिक डिसऑर्डर। तो ये हुआ मेंटल डिसऑर्डर और ये हुआ सोमैटिक डिसऑर्डर। इन दोनों को वेस्टर्न मेडिसिन में आप जोड़ के कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको का मतलब ब्रेन के अंदर जो माइंड है वो, और ये सोमैटिक माने बॉडी से रिलेटेड। तो जो आपके शरीर में बीमारी दिख रही है, आपने देखा, अच्छा मैं इसमें उन बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ कि ज़रा सा हवा लगा और सर्दी लग गई, छींक आ रही है आपको, तो आप कहें अच्छा ये माइंड से आया है, नहीं। यहाँ वो बीमारियों की बात करूँगी मैं जो ठीक नहीं हो रही हैं। आपने लाख दवाएं खा ली, लाख आपने इलाज करा लिया, बढ़िया से बढ़िया इलाज करा लिया, इन्वेस्टिगेशन करा लिए, डॉक्टर भी परेशान कि रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल आ रही, बीमारी क्यों नहीं जा रही। तो अगर जो रिपोर्ट आप कराते हैं, कहाँ की कराते हैं, माइंड की या बॉडी की? बॉडी की कराते हैं। बॉडी में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी का जो सिम्टम है वो आउटकम है किसी और का। किसका है? साइकी का, माइंड का। तो माइंड का तो एमआरआई भी नहीं हो सकता, सीटी स्कैन भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये कारण जब बन जाता है तो गंभीर और पुरानी बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लाइलाज हो गई बीमारी। क्यों लाइलाज हो गई? कहते ऑटो इम्यून हो गई होगी, क्या पता क्यों ऑटो इम्यून हो गई, क्योंकि कारण का ही नहीं पता चला, इटियोलॉजी इसकी पता ही नहीं कि कहाँ से आ गया, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये ऑटो इम्यून है, इसका पता ही नहीं कि कहाँ से आ गई। उसी का वर्णन किया है योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि के प्रकरण में।
इसमें बताया गया कि जो शरीर में बीमारी दिख रही है कि ये बीमारी आ गई, हो सकता है वो आपके स्किन के फॉर्म में आए, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या पेट से आ जाए, पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे मैंने बड़े केसेस देखे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, सारी रिपोर्ट करा ली, सब करा लिया, कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं जो एबनॉर्मल हो, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है और भयंकर है कि दर्द होने पर बिना इंजेक्शन के काम नहीं चलता। एक नहीं, दो नहीं, कई कई इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके आराम होता है। और जब आराम हो जाता है तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। और उन सब के भी जब आप पीछे 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 चलते जाएंगे तो वहाँ भी आपको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। तो आपको कैसे पता चले कि ये कौन सा चरण है, कहाँ बीमारी आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को वहीं का वहीं रोक सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि वापस आए ही ना। तो नंबर 1 जो आपका स्टेज होता है उसको बोलते हैं एजिटेशन ऑफ द मेंटल लेवल। जो मेंटल लेवल है वहाँ पर पहले क्या होती है, व्याकुलता शुरू होती है, रेस्टलेसनेस होता है। ये कौन सा चरण हुआ, ये हुआ पहला चरण। तो पहले चरण में आपको क्या होगा, मेंटल लेवल की एजिटेशन होगी। फिर आपका जो सेंसरी प्रोसेस है, जो सेंस करता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो थर्ड लेवल पे आप पहुंचेंगे। और यहाँ थर्ड लेवल पे क्या हो रहा है, जो आपके शरीर में प्राण है, वाइटल फोर्स है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब वो डिस्टर्ब होगा तब आप पहुंच जाएंगे चौथे चरण में। चौथे चरण में क्या है, चौथे चरण में आपको किसकी फीलिंग आएगी, डिप्रेशन की। तो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी आएगी। और पांचवें चरण में अब बीमारी आपको कहाँ दिखेगी, शरीर में। क्यों, ये रिफ्लेक्शन है। ये जो डिजीज आप देख रहे हैं कि आई है किसी भी फॉर्म में, ये रिफ्लेक्शन है जो अंदर हुआ, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पर आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ डिजीज एट बॉडी लेवल, ये पांचवा चरण है। अब इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, क्योंकि आप कहेंगे आपने बता तो दिया, समझ में नहीं आया, इसलिए अभी तो मैंने 5 चरण के नाम बताए, अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला मैंने बताया कि एजिटेशन ऑफ द मेंटल लेवल, मानसिक रूप से आप क्या हुआ, व्याकुल हो गए, बेचैनी है, कुछ रेस्टलेसनेस है, अच्छा नहीं लग रहा। और कारण या तो फिजिकल होगी या मेंटल। फिजिकल में क्या हो सकती है, विटामिन डी वगैरह की कमी, विटामिन B12 वगैरह की कमी, जिस पर मैंने अलग पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है। लेकिन कमी कुछ नहीं है, रिपोर्ट तो नॉर्मल है हमारी, लेकिन एक व्याकुलता है, परेशानी है, किसी कारण से हो सकती। क्या कारण हो सकता है जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनमें कहीं कुछ गड़बड़ हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर आता हो, या आपका जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ कुछ ऐसा घटित हो रहा हो, उसकी वजह से आपका मेंटल लेवल स्टेबल नहीं है, अस्थिर है, आप परेशान हैं। तो घर हो, बाहर हो, या किसी लेवल पर ये घटनाएं हो सकती हैं। अब वहाँ से हो गए आप मानसिक रूप से बेचैन। अब इसका एक नन्हा सा एक अलग सा एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें कि उस मानसिक बेचैनी से भला हमारा जो सेंसरी लेवल है, सेंसरी प्रोसेस है, वो कैसे डिस्टर्ब होगा, है ना। क्योंकि मैंने यही कहा कि पहले वाले पर क्या होगा, थर्ड पे आती है फिजिकल, आपके प्राण लेवल पे मैनिफेस्टेशन। पहले नंबर पे कहाँ आया, पहले नंबर पे आया व्याकुलता, और दूसरे में क्या हुआ, सेंसरी प्रोसेस हो गया डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई डेथ हो गया, है ना, और वो आपका बहुत करीब था, एकदम मतलब रिलेटिव, या आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर खास, मदर फादर या कुछ भी ऐसे। एक रिचुअल होता है, और वो रिचुअल ये है, पता नहीं वो रिचुअल है या वो है ही है बस, कि उस दिन घर में खाना नहीं बनता। कौन बनाएगा, सारे लोग दुखी हो रहे हैं, कोई नहीं बनाएगा। तो अगर घर में कोई मेड हो तो वो तो बना सकती है ना, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन उस दिन उसकी भी छुट्टी है, उसको भी नहीं आना, और अगर आ गई तो भी उसको बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है,
इसलिए नहीं बनाना है कि कोई खा नहीं सकेगा। क्यों नहीं खा सकेगा जी? पेट तो पेट ही है। भूख क्यों नहीं लग रही? पेट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर अचानक से, कल तक तो भूख लग रही थी, कुछ घंटे पहले तक भूख लगी और आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया था, बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही खबर मिलती है या वो सीन सामने आता है, क्या हो जाता है आपके पेट में? क्यों नहीं खा पाते आप? कभी सोचा है कि रिचुअल्स वगैरह क्यों बनाए गए हैं? पड़ोस के घर से खाना आ जाएगा और किसके लिए आया है? आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए। बच्चे खाएंगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे। क्यों खाएंगे? उन्हें दुख नहीं है क्या कि उनके ग्रैंडफादर या उनकी ग्रैंड मदर या कोई भी, किसी की भी हो गई, तो क्या उनको उनसे बिल्कुल लगाव नहीं है क्या? बिल्कुल बेशक लगाव है। तब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका इमोशन लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका है। आप जितना रिश्तों को समझ रहे हैं उतना वो नहीं समझ रहा। वो दादा दादी बोलता तो है या नाना नानी बोलता तो है या जो भी रिश्ता है, अंकल आंटी मदर फादर जो भी रहा हो, उसका उतना गहरा अभी थॉट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए वो वहीं बगल में खेल भी सकता है, शोर भी मचाएगा, खेलेगा भी, हंसेगा भी। दुख तो है लेकिन उसको उतनी समझ नहीं है, उसके लिए खाना बन गया। तो ये पेट में हुआ क्या? अगर मान लो हम खा ही लें तो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बहुत से घरों में उस दिन क्या होता है कि जब क्रिमेशन वगैरह हो जाता है, दाह संस्कार कर देते हैं और जब लौट के आते हैं तो उन्हें बिल्कुल बॉइल्ड, जैसे फास्ट वगैरह में खाते हैं ऐसे बॉइल्ड से, या तो फ्रूट देंगे खाने को और वही सब खाएंगे, और या तो देंगे पोटैटो वगैरह कुछ बॉयल कर देते हैं कि सिंपल सी चीज़ लोग खा सकें, और उसको लोग खा लेते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सोच नीचे आती जाती, फिर हमारा खाने का रूटीन शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, हम अच्छे खासे भले थे, अब बीमारी कहाँ आ गई? कहीं नहीं, लेकिन भूख बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसने यहाँ पे असर किया था हमारे। और अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो उस घटना से जल्दी उबर जाएंगे, और अगर आप उस घटना से अटैच हो गए तो वही चीज़ आपको डिप्रेशन में डाल देती है, और वो डिप्रेशन फिर आपको रोगी बना देती है। तो आप बोलते हैं कि ये हमें डिप्रेशन हुआ वो जब से हमारी मदर के साथ हुआ या फादर के साथ हुआ, हम बड़े अटैच थे, आज तक हम नहीं भूल पाए, और उसके बाद से ही हमें ये बीमारियां आ रही। तो ये कनेक्शन वहाँ से आता है। और थर्ड लेवल पर जा कर के आपका जो प्राणिक लेवल है, प्राण, योग की भाषा में अगर बात करें तो शरीर के 5 स्तर होते हैं। शरीर भी अनेक प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और अगर लेवल्स की बात करते जाएं तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये सेकंड लेवल पर, पहले हमने बताया कि क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय तो बाहर है, जो आपका ढांचा दिख रहा है वो अन्नमय है। उसके एक लेवल और अंदर चले जाएंगे तो अन्नमय के बाद प्राणमय। तो प्राण दूषित हो गया। और एक्यूप्रेशर कहाँ काम कर रहा है? आपके प्राणों की ही तो चिकित्सा है ना, प्राण चिकित्सा ही तो है। आपके कॉन्शियसनेस की, आपका जो कॉन्शियस लेवल है उसी पर तो काम कर रहा है। तो सोचिए, ये बीमारियों को कहाँ किस लेवल से ठीक कर रहा है? स्थूल शरीर पे तो असर दिखता है इसका, लेकिन ये काम कहाँ करता है? आपके सूक्ष्म और कारण शरीर पर, यानी आपके प्राण में जो कोश है वहाँ काम कर रहा है। आपके मनोमय में, विज्ञानमय में, वहाँ तक जाके ये काम करता है। तो ये जो बीमारी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप बीमार ही नहीं होंगे कभी। और अगर बीमार हो भी गए, मान लीजिए शरीर है, दिमाग है, होगा ऐसा, तो आप उसको समझदारी के साथ उसको पीछे भी कर सकते हैं। जैसे वो आगे आई है वैसे पीछे जा कर के वो नष्ट हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये बीमारियों का न्यू कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
और अब आपको करना है एक काम, आपको कमेंट ये करना है कि आप भी अपनी बीमारी का कारण कहीं न कहीं इसको मानते हैं कि नहीं, और क्या आपने भी कोई ऐसा पेशेंट देखा है या अपने घर के किसी मेंबर को देखा हो जो डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन के बाद उसको इस तरीके की बीमारियां आई हों। क्योंकि मैंने यहाँ चौथा चरण बताया था डिप्रेशन। पहला तो मैंने बता दिया आपको कि मेंटल लेवल पर व्याकुलता हुई, फिर सेकंड में आप प्राण लेवल पे आए, फिर थर्ड में आपका सेंसरी लेवल डिस्टर्ब हुआ, थर्ड में आप आए तो प्राण लेवल पे आए, यानी जो आपका वाइटल फोर्स है, यानी जो आपकी मेरिडियंस है वहाँ पे आए। चौथे में आपने देखा कि फीलिंग ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, और पांचवें में देखा कि बॉडी में प्रकट हो गया। तो आप देखिए कि परिवार में कोई ऐसा मेंबर या कहीं पे भी आपने देखा हो तो इस बात में कितने % का आपको लगता है कि हाँ दम तो है। और अगर दम है तो आज से ही अपनी इस परेशानी को थोड़ा रिवर्स में लेके आ जाइए। अदरवाइज कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी काउंसलिंग, कोई भी पॉइंट इवन काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको हमने वहाँ पाल रखा है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आप इसको कहीं न कहीं से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। तो आप इसको देखें, समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इस तरीके की न्यू नॉलेज का पता चल सके। और फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।